नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल गुरु एकेडमी पे। और अपन यहाँ जो सब्जेक्ट चल रहा था अपना, वो चल रहा था, अपन रिवीजन कर रहे थे साइंस सब्जेक्ट का, स्पेशली जो अपना एग्जाम होने वाला है जेल प्रेरी, उसके लिए। तो कल तक अपन दो टॉपिक पढ़ चुके थे, कुछ यौगिक जो हैं वो अपने बाकी थे। उसके अलावा अगला टॉपिक जो है अपना प्रकाश, वो अपन देख लेते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है जो अपने पूछे जा सकते हैं, उनके साथ अपन इस जो चैप्टर है उसका रिवीजन करने की ट्राई करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रकाश। प्रकाश का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर क्या है? क्या है प्रकाश का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर? 1 सेकंड का 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसका उत्तर दीजिए पहले। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये कि पृथ्वी पर जो है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य जो है पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है। क्यों है कि सूर्य पर जो है लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन, या जिसे संलयन की प्रक्रिया भी कहते हैं, यह लगातार चलती रहती है और उसके कारण हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदलते रहते हैं। तो सूर्य पर क्या है? सूर्य पर पहली बात तो है कि संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रहे हैं और उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस ऊष्मा के कारण ही क्या होती है कि जो सौर विकिरण के रूप में प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। तो चलिए कुछ और बढ़ते हैं इसके बारे में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपन देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? यह है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। साथ ही अपन देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग क्या होता है। पहली बात है कि जो प्रकाश का वेग है उसको अपन सी के द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश का वेग को सी के द्वारा दर्शाएंगे और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रकाश का वेग हो गया। अब अपने को पता है कि अगर समय का अपन सूत्र लिखें तो समय का क्या सूत्र होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। अपन देखते हैं कि यह जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसको पृथ्वी पर आने में समय कितना लगेगा। तो समय का सूत्र सीधा है कि दूरी बटा चाल। दूरी अपने पास है 149.6 मिलियन किलोमीटर, तो यह दूरी होगी। और इसमें अपन भाग लगा लेते हैं समय का, उसमें भाग लगा लेते हैं अपन चाल का। चाल कितनी है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसका अपन भाग लगाएंगे तो पहले 49 मिलियन को अपन बदल देते हैं 149.6 × 10⁹ इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं मिलियन को। और भाग जो लग रहा है वो लग रहा है 3 × 10⁸। तो इसको काटने के बाद में अपना जो उत्तर आएगा वो लगभग आ जाएगा 8 मिनट और लगभग 20 सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश जो है उसको पृथ्वी पर आने में लगभग कितना टाइम लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर लगभग 8 मिनट लगता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड के अराउंड जो है ये टाइम लगता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि कोई वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है? क्या कारण है कि कोई भी वस्तु हमें काली दिखाई देती है? 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करें और चेक करें कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है जेल प्रेरी एग्जाम के लिए। तो चलिए, सही उत्तर क्या होगा? पहला दिया हुआ है कि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। अगर सभी रंगों को परावर्तित कर दे सतह तो अपने को कलर दिखाई देगा कितना? बोर्ड जैसा अपन मान सकते हैं, या सफेद कलर दिखाई देगा। अगर वह सभी कलर को जो है, सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो हमें क्या दिखाई देगी? वस्तु जो है हमें काली दिखाई देगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वह सभी रंगों को अगर अवशोषित कर लेगा तो सभी रंगों के अवशोषण के कारण कोई भी वस्तु जो है हमें काली दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश आमतौर पर किस सतह की रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है? 5 सेकंड का आपके पास टाइम है उत्तर देने के लिए। आप आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और आप देखें कि आपकी तैयारी जो है वह अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं भी होगी तो अपन इसका पूरा रिवीजन करेंगे साथ के साथ, आपको पूरा टॉपिक जो है वह समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपके 1-2 सवाल जितने भी पूछे जाते हैं वह सारे सही होंगे। तो सीधी सी बात है, सरल सवाल है वैसे तो, बहुत ईजी है कि अपन जब देखते हैं कि दिन में अपन ने देखा कि खिड़की से प्रकाश आ रहा है तो वो एकदम सीधी रेखा में आता है। अपन अपनी परछाई भी अगर देखते हैं तो परछाई भी सीधी ही बनती है। तो यही कारण है, इसी से अपन समझेंगे कि प्रकाश जो है हमेशा क्या होगा? सरल रेखा या सीधी रेखा में जो है प्रकाश गमन करता है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश का तरंग कण द्वैत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? 5 सेकंड का 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसका आप आंसर जरूर करें। तो चलिए पहले बात करते हैं अपन न्यूटन की। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है किसके रूप में है? प्रकाश कण के रूप में है, या अपन बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के रूप में जो बताया था प्रकाश को, वह किसने बताया था? पार्टिकल्स के रूप में प्रकाश को बताया न्यूटन ने। किस प्रकार बताया था? न्यूटन ने बताया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जब किसी धातु पर गिरता है, जब प्रकाश किसी धातु पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो क्या निकलते हैं? ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसे ही क्या बोला गया? इसे ही बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसके आधार पर न्यूटन ने बताया कि क्या होता है? प्रकाश जो है कण के रूप में होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो हाइजेनबर्ग की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? हाइजेनबर्ग ने दो घटनाओं के बारे में चर्चा की। एक तो चर्चा की व्यतिकरण, और एक ही बताया विवर्तन। व्यतिकरण और विवर्तन के माध्यम से हाइड्रोजन ने क्या बताया कि प्रकाश जो है यह वेव्स के रूप में या तरंगों के रूप में होता है। तो इन दोनों ने अलग अलग बात कह दी। लेकिन फिर आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या बताते हैं? डी ब्रोगली बताते हैं कि प्रकाश जो है यह तरंगों के रूप में भी है, और प्रकाश क्या है? प्रकाश कणों के रूप में भी है। तो प्रकाश को तरंग और कण दोनों के रूप में जिसमें बताया था, जिसे ही अपन बोलते हैं तरंग कण द्वैध सिद्धांत। तो तरंग कण द्वैध सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना डी ब्रोगली। अगला सवाल है, नियमित परावर्तन किस सतह पर होता है? तो पहले 5 सेकंड का पास आपके पास टाइम है, इस प्रश्न का उत्तर आप करें। बिल्कुल सरल सवाल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पहले अपन देखते हैं कि परावर्तन है क्या। तो परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना, यह जो घटना होती है इसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना या वापस लौटना जो है यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन की अगर अपन बात करें तो नियमित परावर्तन होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकनी सतह, किसी समतल या चिकनी सतह से जब यह टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित रूप से यह परावर्तित होता है। अब क्या होगा इसमें? इसमें होगा कि जब यह परावर्तित होगी तो आपतन कोण है, क्या बात कर रहे हैं अपन? नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? परावर्तन के पश्चात आपतन कोण, जिसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण को बोला जाता है आई, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। तो कब होता है ये? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर टकराता है तो आपतन कोण और परावर्तन का कोण का मान, परावर्तन के पश्चात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही नियमित परावर्तन बोला जाता है। और नियमित परावर्तन के लिए सतह का चिकनी होना जो है बहुत अधिक जरूरी है। अगर अपन बात करें विस्तृत परावर्तन की, तो अगर सतह चिकनी नहीं हुई तो परावर्तन किस प्रकार का होगा? खुरदरी सतह होगी तो विस्तृत रूप से जो है तरंगे प्रकाश की किरणें फैलेगी, और इसे अपन बोलेंगे विस्तृत परावर्तन। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है कि आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसका उत्तर आप जरूर करें। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब अपने को पता है कि प्रकाश जब है कोई भी कलर
प्रकाश के रंगों के विसरण के कारण जो है अपने को क्या दिखाई देता है भाई, जो कलर अधिक विसरित होगा, जो कलर अधिक स्कैटर्ड होगा, अधिक फैलेगा, उसी के कारण जो है वह कलर अपने को आकाश का रंग जो है अपने को नीला दिखाई देगा। प्रकाश में अपने को पता है कि 7 प्रकार के कलर होते हैं। अब इन 7 में से जिसका विसरण सर्वाधिक होगा, जिस कलर का विसरण सर्वाधिक होगा, अपने को क्या होगा, अपने को वही उसी कलर का आकाश का रंग दिखाई देगा। तो अपन देखते हैं सारे कलर कौन से होते हैं, सारे कलर होते हैं विबग्योर या बेनी आहे पिनाला। तो सबसे अधिक विसरण किसका होता है, सबसे अधिक विसरण होता है बैंगनी कलर का। उसके बाद में होता है नीले का। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है लाल का। तो जिसका विसरण सर्वाधिक है वही कलर अपने को दिखाई देगा। तो क्या होना चाहिए भाई, बैंगनी कलर जो है अपने को दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि अपनी आंखें जो है वह नीले कलर के लिए ज्यादा संवेदनशील होती है। तो यही कारण है कि बैंगनी के बाद में जो सर्वाधिक विसरण हो रहा है वह हो रहा है नीले का, और अपनी आंखें जो है, मनुष्य की जो आंखें होती है यह नीले कलर के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। यही कारण है कि हमें आंखें जो है आकाश में नीला कलर दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला देखते हैं कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। बहुत ही सरल सवाल है, धीरे धीरे अपन जो अपना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल है कि अगला सवाल है कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा, परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या है परावर्तन का। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पहला नियम है। अगला है समतल दर्पण में होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है। तो अभी अभी अपन ने देखा था ये सवाल, तो कि यह परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। अगला है अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा। अवतल दर्पण है अपने पास, उसका परावर्तक पृष्ठ, तो अपने को पता है कि जो भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं गोलीय दर्पणों को काट कर अपन बनाते हैं। तो अवतल दर्पण होता है जो अंदर की ओर से वक्र हो, जो अंदर की ओर से वक्र होगा वह हो जाता है अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर से वक्र के रूप में होगा या उभरा हुआ जो होगा उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं क्या, परावर्तन, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अगला है उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसका उत्तर कीजिए। तो अपन ने पढ़ा था उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती है तो प्रकाश फैलता है और ये किरणें अपने को फैली हुई दिखती है। लेकिन जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है भाई ये किरणें पीछे की ओर आ रही है, तो ये किरणें मिलती हुई अपने को प्रतीत होती है। और मिलती हुई कहाँ प्रतीत होती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है अपने को उत्तल दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण के पीछे ये किरणें अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे जो है ये क्या बनता है, किरणें जो है ये मिलती है, और जहां किरणें मिलती है उसे क्या बोला जाता है, उसे ही दर्पण का फोकस बोला जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप उत्तर कीजिए इनका। तो अपन देख लेते हैं इसका उत्तर कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अपने को पता है कि जो भी गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले को काट कर उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण बनाए जाते हैं। अब ये गोला है जिससे अपन उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण बनाते हैं, तो इसका जो केंद्र होता है उस केंद्र को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र, तथा इसकी परिधि स्थित जो बिंदु होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन बोलते हैं ध्रुव। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गई अपनी वक्रता त्रिज्या।
अब देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेगी तो कहाँ, अवतल दर्पण में, और मिलती हुई अपने को प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। तो जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे ही अपन कहते हैं फोकस। ठीक है, उसे अपन कहते हैं फोकस। और ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और फोकस को जो मिलाने वाली रेखा होती है या जो दूरी होती है उसे अपन बोल देते हैं फोकस दूरी। तो ये हो गई फोकस दूरी। और गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण में हमेशा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है यह फोकस दूरी का दुगुना होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होती है किसमें, गोलीय दर्पण में। अगला सवाल है कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। तो सीधा सा सवाल है, पहले अपन देखें अपवर्तन है क्या। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मान लो कि ये निर्वात में है, निर्वात से ये किसी माध्यम में गया, मान लो पानी में गया, तो जैसे ही माध्यम में चेंज होता है तो माध्यम के जो भी कण होते हैं उनसे प्रकाश टकराता है, और प्रकाश की जो स्पीड है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड कम हो जाती है। तो इस स्पीड में कम होने के कारण या इस स्पीड में अंतर के कारण जो है प्रकाश की किरणें हल्की सी मुड़ जाती है, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब अगर अपन दो उदाहरण देखें तो भाई अपन ने निर्वात या हवा में जो मान देखा वो था कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जैसे ही मान लो ये प्रकाश की किरण है पानी में प्रवेश करती है, हवा से ये पानी में प्रवेश करती है, तो पानी में जैसे ही प्रवेश करेगी तो इसकी गति जो है ये लगभग हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से कितना हो गया, 3 × 10⁸ से ये लगभग हो जाती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या हुआ, स्पीड कम हो गई। तो ये स्पीड जैसे ही कम होगी तो क्या होगा, अपने को प्रकाश की किरण जो है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इस मुड़े होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, यह अपवर्तन होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की गति जो है उसमें अवरोध के कारण गति जो है वह कम हो जाएगी, और इसी के कारण प्रकाश की किरण मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखते हैं कि अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो क्या है अपवर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम अपवर्तन का वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो है अपवर्तन का उसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। क्या नियम बोला जाता है, दूसरा नियम जो है अपवर्तन का वह स्नेल का नियम भी है। क्या है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है कि आपतन कोण आई की साइन या जा, आपतन कोण आई का साइन या जा, अपवर्तन कोण आर का साइन या इसे अपन जा भी बोल सकते हैं, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के क्या होता है, गुण अनुपात के बराबर होता है। यानी कि साइन आर, साइन आई पर लेते हैं, साइन आई आपतन कोण की जा हो गई ये, और साइन आर ये हो गई परावर्तन कोण की जा। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के गुणनफल के बराबर। तो ये बराबर होगी, ये हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और n1 हो गया पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इनके बराबर होता है क्या, इनके बराबर होता है दूसरा नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2/n1। यही क्या है, यही स्नेल का नियम है, और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। अगला देखते हैं कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है। ये कुछ नया सवाल है और अपने को बताना है कि पानी का जो है अपवर्तनांक क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। उम्मीद है आपने इसका उत्तर दिया होगा। अपवर्तनांक क्या होता है, वह क्षमता कि जो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निर्वात की तुलना में दूसरे माध्यम में उसकी स्पीड कितनी कम होगी,
उसकी स्पीड की क्षमता को मापने के लिए, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखता है कि निर्वात की तुलना में जो है दूसरे माध्यम में स्पीड क्या है प्रकाश की किरण की, तो यही क्या होती है, यही अपवर्तनांक कहलाती है। अब अगर अपन देखें पानी की बात कर रहे हैं तो सादा निर्वात में जो है प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखना है कि पानी में किस में आया है, पानी में आया है प्रकाश। अब पानी में अगर गति अपन देखें प्रकाश की, तो पानी में गति होती है लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तुलना करनी है, तो जिससे अपन तुलना कर रहे हैं उसका अपन क्या कर देंगे, उसका अपन लगा देते हैं यहाँ पर भाग। तो किससे कर रहे हैं, सॉरी 2.25 × 10⁸। तो अब देख रहे हैं कि किसकी तुलना में, कि निर्वात की तुलना में जो है यह कितना अधिक तेज है या कम है। तो ये निर्वात वाला अपन ने पहले मान ले लिया प्रकाश की स्पीड का, फिर अपन ले लेंगे पानी में जो प्रकाश की स्पीड है उसका, इसका भाग लगाएंगे अपन निर्वात वाले में, तो लगभग अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 1.33। एग्जाम की दृष्टि से आप सीधा याद रखें कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.33। अब अगला प्रश्न है अपने पास कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। सूर्योदय होता है उससे पहले ही अपने को थोड़ा थोड़ा जो है सूर्य दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के जो वायुमंडल में जो कण होते हैं उनसे टकराकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब अगर अपन देखें तो अपन वायुमंडल में देखते हैं कि वायुमंडल में अपन जैसे जैसे जाते हैं तो वायुमंडल विरल होता जाता है, यानी कि गैसें जो है उनका घनत्व कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडल जो है परतें जो है वह विरल होती जाती है, नीचे जो है सघन है, और जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं वायुमंडल विरल होता जा रहा है। तो जैसे ही सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण जब जैसे ही सघन से विरल माध्यम में जाएगी, अपवर्तन के नियम के अनुसार जैसे ही सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो ये क्या होगी, यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो जैसे ही अभिलंब से दूर हटती है प्रकाश, जैसे ही ऊपर की ओर आता है अभिलंब से दूर हटेगी अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, और इसी कारण अपने को क्या दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपने को देखना है। तो अपन देखते हैं साधारण अपवर्तन कि एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण सघन से विरल या विरल से सघन में आती है, सघन से विरल या विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, हल्की सी ये मुड़ जाती है, इसे अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर ये सघन से मान लो विरल में जा रही है और क्या होती है, मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सगल से विरल में जाती है और उसका आपतन कोण जो है प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि ऐसा आपतन कोण जिसके पश्चात परावर्त जो अपवर्तित किरण है वह कितना हो जाए, अपवर्तित किरण का कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री हो जाए वह क्रांतिक कोण कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, और कब आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो यह प्रकाश की किरण पुनः विरल माध्यम में न जाकर इसी माध्यम में वापस लौट आती है। क्या होगी, यह विरल माध्यम में दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी बल्कि वापस इसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, इसी घटना को अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, कब होता है, सघन से विरल माध्यम में अपन जब जाते हैं तो घटना जो होती है वह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अगला देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश है उसका जब वर्ण विक्षेपण करते हैं, या अपन माने कि जब श्वेत प्रकाश को अपन प्रिज्म से गुजारेंगे तो कितने रंग दिखेंगे, अपने को 7 रंग दिखाई देते हैं। वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है क्या, इंद्रधनुष जो है यही वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। कौन कौन से रंग होते हैं आपको याद ही है सभी को, विबग्योर से अपन जो है सारे कलर याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं, विबग्योर से कर सकते हैं, या अपन याद रख सकते हैं बेनिया है पिनाला बैंगनी, फिर हो गया कौन सा, फिर आ जाएगा अपने पास आई से हो जाएगा इंडिगो,
और फिर बी से हो जाएगा ब्लू, फिर क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग्रीन, फिर होगा येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर जो है अपने को वर्ण विक्षेपण के पश्चात दिखाई देते हैं। अब अगर अपन देखें इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष की जब अपन बात करें तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सीधा सा अपने को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पर कैसे ये घटना होती कैसे है कि जब मान लो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है और यह बारिश की मान लो बूंद है, तो जब प्रकाश की किरण बारिश की बूंद से टकराएगी तो पहले क्या होगा, जब यह टकराती है तो यहां होता है पहले अपवर्तन, फिर इस बूंद के अंदर जो है इसका होता है परावर्तन, और जब ये वापस बाहर निकलती है तो फिर से क्या होता है, फिर से होता है अपवर्तन। पहले अपवर्तन, फिर अंदर हो रहा है परावर्तन और फिर वापस हो रहा है अपवर्तन। तो इस घटना के कारण क्या होता है, प्रिज्म की तरह कार्य करने लगता है अपनी पानी की बूंद, और जो प्रकाश है कितने रंगों में बढ़ जाता है, प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है। अपन ने 7 रंग अभी देखे थे, विबग्योर या बेनिया पिनाले के माध्यम से अपन सातों रंगों को याद रख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद सबसे कम विक्षेपित होने वाला कलर कौन सा है, कौन सा कलर है जो सबसे कम विक्षेपित होगा। तो प्रत्येक रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह अलग अलग होता है, ये अपने को पता है। और यह किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक जो होता है यानी कि मोड़ने की क्षमता, ठीक है, या स्पीड को कम करने की क्षमता प्रकाश की। तो प्रत्येक कलर का जो अपवर्तनांक होता है वह अलग अलग होता है। यह डिपेंड करता है किस पर, यह डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। लाल रंग का अगर अपन देखें तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, वह उतनी ही कम फैलेगी। तो क्या अपन देखेंगे कि जिसका तरंग दैर्ध्य जो है जितना अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जो है जितना ही अधिक होगा उसका क्या होता है, उसका अपवर्तनांक जो होता है वह उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास। तो लाल रंग का क्या होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। और अपवर्तनांक कम होने के कारण यह सबसे कम फैलता है। तो क्या है कि सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित कौन सा होगा, सबसे कम विचलित होता है लाल कलर। सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो बैंगनी जो कलर होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वह सबसे अधिक विचलित होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो प्रकाश का वेग जहां प्रकाश के चलते हुए उसमें कोई भी बाधा ही नहीं आए, कोई भी कण प्रकाश से टकराए नहीं, वो कहाँ होगा, वो अपन देख सकते हैं हवा में, या अपन कह सकते हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो क्या अपवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने को पता है भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो माध्यम की बाधाओं के कारण वेग तो कम होगा ही होगा। तरंग दैर्ध्य भी अभी अपन ने देखा भाई, लाल कलर का देखा तरंग दैर्ध्य, और क्या देखा अपन ने, ब्लू कलर का तरंग दैर्ध्य देखा। तो तरंग दैर्ध्य भी प्रभावित हो रहा है। अब अगर अपन देखें आवृत्ति, तो आवृत्ति का संबंध जो है, प्रकाश की आवृत्ति का संबंध किससे होता है, प्रकाश के रंग से होता है। अगर अपन समझे, मान लो भाई कोई नीले कलर का प्रकाश, उस नीले कलर के प्रकाश को आपने यहां से जलाया, नीचे पानी है, पानी में वो प्रकाश की किरण जा रही है, तो आप देखोगे कि पानी में भी जो प्रकाश का रंग है वह अपने को नीला ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आवर्ती में अपन देखते हैं तो आवर्ती में क्या है, आवर्ती में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किस में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है सिर्फ वेग, तरंग दैर्ध्य और आयाम में। फोटोन क्या है, तो प्रकाश को कणों के रूप में दर्शाया था, और कण के रूप में ही जो कण होता है प्रकाश का उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसे ही अपन फोटोन बोलते हैं। प्रकाश के कण प्रवृत्ति की व्याख्या करने वाला प्रभाव कौन सा है, जो बताता है कि प्रकाश कण के रूप में है। तो कौन बताता है प्रकाश कण के रूप में है, प्रकाश कण के रूप में है, ये अपने पढ़ा था, कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किसी धातु पर गिरती है तो क्या होगा, प्रकाश की किरण धातु पर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और
यही क्या होता है, आइंस्टीन ने बताया था 1905 में, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऊर्जा के कारण। किसके द्वारा बताया गया था, यह बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा। पहले वाला आप सही कर लें, उसमें न्यूटन बता दिया गया था, आइंस्टीन ने यह प्रभाव बताया था। और आइंस्टीन ने क्या बताया था साथ में ही, आइंस्टीन को इसके लिए 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव के कारण। तो कण के रूप में जिसमें बताया गया था वह था कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल सा सवाल है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है अपने पास कैंडेला। अगला है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक अपने को बताना है क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। सूत्र क्या होता है, लेंस का शक्ति का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, P बराबर 1/f। फोकस दूरी जो है उसे उससे अपन दर्शा सकते हैं कि P बराबर 1/f जो है वह होती है लेंस की शक्ति, P बराबर 1/f। और इसे मात्रक के रूप में जो है अपन डायप्टर के रूप में बता सकते हैं। अगला सवाल है कि लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की अपने को बतानी है फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो इसको अपन आसानी से याद करने का पहले ट्राई करते हैं, या फिर पहले ये सवाल ही देख लेते हैं, फिर जो अपनी ट्रिक है उसके माध्यम से अपन देखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की देख ली, अवतल लेंस अगला सवाल है, अवतल लेंस की क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अभिसारी का मतलब क्या है भाई, जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एक जगह फोकस करना, एक जगह मिलाना, उसे ही अपन अभिसारी कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस यही कार्य करता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है उन्हें एक बिंदु पर लाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो कहाँ उत्तर है अपना, कि किरणों को एक बिंदु पर लाता है, तो यही हो गया अपना उत्तल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला रहा है इसी के कारण इसे बोला जाता है अपसारी लेंस। तो कहाँ है, किरणों को फैलाता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो सीधा सा सवाल है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस के साथ ही क्या होता है, उत्तल लेंस क्रिस्टलीय लेंस होता है। और इसके एडजस्ट करने के लिए ये मान लो कि जो अपना लेंस है, मानव नेत्र में लेंस है, इसके ऊपर और नीचे जो है इसको कोशिकाएं होती है कुछ, नीचे भी इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। और ये कोशिका क्या है, इन कोशिकाओं को सिलियरी बॉडी भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है भाई, लेंस की जो मोटाई है, जब लेंस को भाई कोई भी चीज पास में है उसको जब पढ़ना होगा तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा, तो तब ये ढीली हो जाएगी कोशिकाएं। जब ये ढीली हो जाएगी तो लेंस की मोटाई जो है वह बढ़ जाएगी। और जब कोई भी चीज अपने को दूर से देखनी है तो लेंस की मोटाई कम करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, ये कोशिकाएं खींचेगी, जिससे जो अपना लेंस है उसकी मोटाई कम हो जाएगी। तो यही काम होता है किसका, सिलेरी बॉडी का। तो आप उत्तल लेंस के साथ मानव नेत्र के साथ जो है सिलेरी बॉडी भी याद रखें कि उसका कार्य क्या है। अब अगला देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अपन देखते हैं कि साधारण रूप से अपन देखें अपनी आंख की संरचना, अगर अपन देखें साधारण रूप से, तो मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, और प्रकाश की किरण जो है यह आने के बाद में इसका जो फोकस होता है वो फोकस होता है अपनी आंख की रेटिना पर। यहाँ मान लो वह आंख की रेटिना पर है। तो यह सामान्य स्थिति है, जब प्रकाश की किरण आएगी और यह आंख की रेटिना पर फोकस बनाएगी तो अपने को सामान्य स्थिति दिखाई देती है। लेकिन मान लो भाई कोई कारण है, किसी कारण से ये जो अपना उत्तल लेंस था इसकी मोटाई जो है अब वह बढ़ गई है, इस उत्तल लेंस की मोटाई बढ़ गई है, तो इसकी क्या हो गई, इस लेंस की क्षमता ज्यादा हो गई। तो अब जो इतनी दूरी पर उसको फोकस कर रहा था प्रकाश की किरणों को, अब ये क्या करेगा, अब यह प्रतिबिंब को थोड़े पहले ही बना देगा, क्योंकि इसकी शक्ति ज्यादा हो गई, मोटाई इसलिए होगी। तो जो चित्र यहां बनना चाहिए था वह प्रतिबिंब अब यहां बन रहा है। क्या हो रहा है, निकट बनने लगा है। किसके किसके निकट बनने लगा है, किसके, रेटिना के निकट बनने लगा है, रेटिना से पहले बनने लगा है, पास बनने लगा है। इसीलिए इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनना चाहिए वह रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले ही बन रहा है लेंस की मोटाई के कारण।
तो अपन क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, यहां अपन लगाएंगे एक अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक है, अवतल लेंस लगाएंगे तो जो किरणें हैं अब थोड़ी सी फैलती हुई आएगी। पहले किरणें यहां आ रही थी, अब किरणें जो है फैलती हुई आ रही है, और फैलती हुई आकर कहां पर प्रतिबिंब बना देगी, पुनः पुनः रेटिना पर प्रतिबिंब लगाएगी। तो जब अपन अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो अपना निकट दृष्टि दोष है उसे अपन क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को अपन आसानी से सही कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका अपन उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अपन अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, वह है मायोपिया। क्या होता है निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को अपन क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। अब देख लेते हैं अपन इसी के साथ भी दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। तो उसी चित्र में वापस देखते हैं कि मान लो कि कोई कारण हुआ और अपना जो लेंस था वह लेंस पतला हो गया किसी कारण से, किसी कारण से लेंस की मोटाई जो है वह कम हो गई। तो अब इसकी मोटाई कम हो गई तो इसकी क्या होगी, क्षमता, जो पहले यही इसका प्रतिबिंब बना रहा था अब इसकी क्षमता कम हो गई। तो क्षमता कम होगी तो अब लेंस जो है प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना के पीछे, रेटिना से दूर। पहले रेटिना से पास बना रहा था, अब रेटिना से दूर जो है पीछे की ओर जो है यह क्या बना रहा है, ये अपना आगे की ओर बोल सकते हैं अगर अपन देखें तो ये यहाँ प्रतिबिंब बनाने लगेगा। इसे ही अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था पहले, वो अपन ने देखा, अब अपन देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है कि नजदीक की वस्तु जो है वो तो स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक उल्टा है, दूर की वस्तु तो अपने को दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु जो है नहीं दिखेगी। तो यहाँ क्या उपयोग करेंगे, अपन उत्तल लेंस लगा देंगे, यहाँ उत्तल लेंस लगा देंगे। इसलिए जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था अब दोनों लेंस की मिलाकर शक्ति ज्यादा हो गई तो वापस प्रतिबिंब अपनी रेटिना पर ही बनेगा और अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि मानव नेत्र का रंग कौन सा भाग निर्धारित करता है, कौन सा भाग है जिसके आधार पर अपन आंखें देखते हैं, लोगों की अलग अलग तरह की आंखें होती है। तो कौन सा भाग है जिसके कारण मानव नेत्र जो है रंगीन दिखाई देता है, तो उत्तर है परितारिका। परितारिका या इसे बोला जाता है आइरिस। मनुष्य के नेत्र में जो परितारिका होती है, आइरिस जो होती है, उसी के कारण क्या होता है, उसी के कारण अपने को मानव नेत्र के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कौन से हो सकते हैं, आंखें जो है वह नीली हो सकती है। आंखें कैसी हो सकती है, आंखें जो है इनका कलर, आइरिस का कलर भूरा हो सकता है तो आंखें भूरी दिखेगी, और इसका कलर जो है हरा हो सकता है। तीन ही कलर होते हैं आंखों के। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीन कलर जो होते हैं किसके कारण होते हैं, आइरिस के कलर के कारण आंखें अलग अलग कलर की होती है। तो रेटिना देखेंगे तो रेटिना का क्या कार्य है भाई, जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। कॉर्निया जो है, कॉर्निया वैसे अगर आप देखो तो एक लेंस की तरह ही थोड़ा सा काम करता है, पारदर्शी और रंगीन होता है ये। पुतली, तो पुतली क्या है, पुतला एक काला सा छोटा सा छिद्र है जो प्रकाश की किरण को अंदर आने में मदद करता है। अगला देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अभी अभी अपन ने देखा था कि रेटिना पर बनता है किसी कारण से। अगर लेंस की मोटाई बढ़ गई तो ये रेटिना से निकट बनने लगेगा, रेटिना से पहले बनने लगेगा, उसे अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेंस का उपयोग करेंगे अवतल। अगर किसी कारण जो है इस लेंस की मोटाई कम हो जाती है तो दूर बनने लगता है रेटिना से चित्र, और अपने को क्या करना पड़ता है, उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए। तो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है। अगला देखते हैं कि जब मानव नेत्र के निकट या दूर वस्तुओं को देखने के लिए अपन ने लेंस की वक्रता को बदलता है जिससे वस्तु की छवि रेटिना पर स्पष्ट बनी रह सके। क्या कर रहा है कि जो अपना लेंस है वो अपनी वक्रता को बदल रहा है। वही मैंने बताया था कि लेंस कभी मोटा होता है और कभी छोटा होता है। किससे होता है, क्योंकि लेंस के ऊपर कुछ कोशिकाएं होती है। इन्हें कोशिकाओं के कारण जब अपने को निकट की कोई वस्तु देखनी होगी तो ये कोशिकाएं ढीली हो जाएगी, लेंस का आकार जो है ये मोटा हो जाएगा। और जब दूर की वस्तु देखनी होगी तो क्या करेंगे, ये लेंस अपना आकार कम कर लेगा। जैसे अपने को किताब पढ़नी है तो लेंस का आकार थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, अपने को तारे देखने हैं, आसमान देखना है तो लेंस का आकार छोटा हो जाएगा। किसके कारण होता है, इन कोशिकाओं के कारण होता है। और इन कोशिकाओं को अपन ने देखा था कि इन्हें बोलते हैं सिलेरी बॉडी। और ये जो क्षमता होती है सिलेरी बॉडी के द्वारा लेंस के आकार को कम ज्यादा करना, उसे बोलते हैं अकोमोडेशन पावर, या इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। अकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता। उत्तर हो जाएगा समंजन या समंजन क्षमता।
अब है निकट बिंदु की सामान्य दूरी क्या होती है। निकट बिंदु का क्या अर्थ है? निकट बिंदु का अर्थ है कि वह न्यूनतम बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। तो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर पास तक अपने कोई भी वस्तु होगी तो हम अपन आराम से देख सकते हैं। इसे नियर पॉइंट या निकट बिंदु कहते हैं। इससे अगर कम दूरी पर अगर अपन लाते हैं किसको, किसी वस्तु को देखने के लिए, तो लेंस ट्राई करेगा अपनी समंजन क्षमता के माध्यम से, लेकिन अपने को वस्तु दिखाई नहीं देगी। अंतिम जो दूरी है जिस पर अपने को वस्तु दिखती है वह कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया निकट बिंदु। दूर बिंदु अपन देखें तो दूर बिंदु कितना हो सकता है? दूर बिंदु अनंत हो सकता है। अपने को तारे भी दिखाई देते हैं कितनी दूर है फिर भी, तो दूर बिंदु वैसे जो है अनंत माना जाता है। अब है वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जब अपन बूढ़े होने लगते हैं तो लेंस का जो है लचीलापन कम होने लगता है। जो पहले अपने को 25 सेंटीमीटर तक कोई भी वस्तु दिख रही थी, अब 25 सेंटीमीटर तक वस्तु अपने को नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि लेंस की जो समंजन क्षमता है वह कम होने लगती है और नजदीक की वस्तु अपने को धुंधले दिखने लग जाती है। पहले अपने 25 सेंटीमीटर पर देख पा रहे थे, लेकिन अब जो है, अब मान लो कि अब अपने को 50 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या होता है? इसे अपन बोल सकते हैं कि वृद्धावस्था का निकट दृष्टि दोष, जिसका क्या नाम है? जिसका अन्य नाम होता है प्रेस बायोपिया। वृद्धावस्था का जो निकट दृष्टि दोष है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। रंगों का संयोजन करके श्वेत प्रकाश प्राप्त करना क्या कहलाता है? अलग अलग रंगों को मिलाकर अपन क्या करते हैं? श्वेत रंग प्राप्त करते हैं। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संश्लेषण, या इसे सिंथेसिस बोला जाता है। संश्लेषण या सिंथेसिस बोला जाता है, जिसमें अपन अलग अलग कलरों को मिलाकर श्वेत कलर जो है यह प्राप्त कर लेते हैं। लाल और हरे रंग का संयोजन करने पर कौन सा कलर प्राप्त होता है? जब अपन लाल और हरे कलर को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर अपने को प्राप्त होगा? तो अगर अपन लाल कलर की बात करें तो लगभग लाल जो कलर होता है उसका तरंग दैर्ध्य लगभग 700 के आसपास होता है। और अगर अपन दूसरे कलर की बात करें जो है अपना हरा कलर, हरे कलर की बात करें तो हरे कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह लगभग होता है 550, या आप मान सकते हो कि 520 के आसपास। तो जब अपन लाल व हरे को मिलाएंगे, जब लाल व हरे को मिलाएंगे तो अपने को 560 570 के आसपास, 580 के आसपास जो है कलर, तरंग दैर्ध्य वाला कलर दिखाई देगा। और 580 के आसपास जो कलर होता है, तरंग दैर्ध्य वाला कलर होता है, वह होता है कौन सा? पीला कलर। तो जब अपन लाल और हरे रंग के प्रकाश को मिलाएंगे तो पीला रंग जो है अपने को दिखाई देता है। प्राथमिक रंग अपने को देखना है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग होता है बी, सूत्र से देखो, BGR, ब्लू ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ब्लू, BGR। BGT अपन ने देखा है। BGT क्या होता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, इस बार भारत हार गई, तो BGT की तरह याद रखो BGR। तो कौन कौन सा हो गया? ये लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक कलर होते हैं। इन्हीं कलर के माध्यम से दूसरे कलर बनते हैं। दूरबीन में किस प्रकार का लेंस होता है? कोई अपने को देखना है भाई, दूरबीन है और दूरबीन का पूछ ले कि दूरबीन में किस प्रकार के लेंस होते हैं, तो कौन से लेंस होते हैं? दूरबीन में अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। अगला है सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस होता है? अपने को पता है सूक्ष्मदर्शी क्या क्या काम आता है? किसी वस्तु को अपने को बड़ा करके देखना होता है, तो किस लेंस का उपयोग करेंगे? हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि अपन वस्तु को बड़ा करके देख सकें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय पर पहुंचता है? आपने देख लिया था, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास पहुंचता है। पराशक्ति का उपयोग किस उपकरण में होता है? पराशक्ति वही है, पराशक्ति का साधारण अर्थ है भाई किसी वस्तु को बड़ा करके देखना। पराशक्ति होती है भाई मैग्नीफाई करना किसी चीज को, किसी वस्तु को बड़ा करके देखना, पराशक्ति कहलाती है। तो किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देखते हैं। लेजर किरणों का गुण क्या होता है? भाई लेजर किरणों का गुण क्या है? लेजर किरणों में जो होता है, लेजर का प्रकाश एक ही तरंग दैर्ध्य वाले और रंग का होता है। जो लेजर का प्रकाश होता है, लेजर का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य और रंग एक ही तरह का होता है। एक ही तरह का होता है, इसे एक ही तरह को अपन बोलते हैं एक वर्णी, यानी कि तरंग दैर्ध्य भी एक ही तरह का है और रंग भी एक तरह का है। वो किस में होता है? लेजर में होता है। लेजर की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये हो गया अपना लेजर। अब देखते हैं कि प्रकाश की तरंगों का वेग निर्वात में कितना होता है, अपन आराम से पढ़ ही चुके हैं। थोड़ा सा ये सही नहीं दिया हुआ यहाँ, उत्तर थोड़ा सा यहाँ मिसटाइप हो रखा है। तो कितना होता है सीधा ही अपन याद करते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? प्रकाश का सबसे छोटा मात्रक, प्रकाश का सबसे छोटा मात्रक फोटोन होता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ये अपने को बताना है। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जिस प्रकार अपन देखते हैं भाई कोई जिम में कसरत कर रहा है, कसरत किससे कर रहा है? रस्सी से कर रहा है। रस्सी को इस प्रकार बहलाता है, तो उस प्रकार ही प्रकाश के कणों की गति होती है। और इस गति को अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो किस प्रकार होती है प्रकाश के कणों की गति? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 मीटर है। बिंब लेंस से 60 मीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अगर मान लो बाई चांस आपके सवाल आ जाए, किस प्रकार का सवाल आ जाए? गणित वाला सवाल आ जाए। तो देखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यदि लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर हो, यानी कि कितना है दूरी जो है लेंस की, वस्तु की दूरी जो है वह लगभग कितना है? 60 मीटर के आसपास है। और लेंस अपने को दिया हुआ है उत्तल लेंस। तो अपने को बताना है भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले अपन लेंस सूत्र निकालते हैं। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब लेना है अपने को फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। तो f है अपने पास फोकस दूरी। कितना दिया हुआ है? चित्र में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी है 40। फिर 1/v, v क्या है? v है वह प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी v। और अपने को दिया गया है कि बिंब की दूरी, बिंब की दूरी है, और अपने को दिया गया उत्तल लेंस, और बिंब जो है लेंस से दाईं ओर है। चित्र की परंपरा के अनुसार यही भी अपन देखते हैं भाई, जब चित्र बनाते हैं तो किस ओर लेते हैं अपन? बाईं ओर जो है वो अपन लेते हैं बिंब। कोई भी बिंब या प्रतिबिंब बाईं ओर होगा तो हमेशा माइनस में होगा, दाईं ओर होगा तो हमेशा प्लस में होगा। लेंस के नियम है कि बाईं ओर बिंब या प्रतिबिंब होगा तो हमेशा माइनस में, दाईं ओर होगा तो हमेशा प्लस में। तो सीधा सा प्रश्न में नहीं दे रखा है तो पहले अपन मान लेंगे कि बाईं ओर जो है अपना प्रतिबिंब है। तो कितना है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ कर देता हूं मैं -60। अब क्या हो गया? अब 1/v, इसको आगे करते हैं 1/40, 1/v को 1/v रख लेते हैं, माइनस और माइनस यहाँ हो गया प्लस 1/60, फिर 1/v, और इसको आगे जाके अपने को घटाना है। तो उत्तर कितने हो जाएंगे अपने? उत्तर आ जाएंगे 1/40 से अपन क्या घटाएंगे? 1/v को यहीं रख लेते हैं, 1/40 माइनस कर देंगे 1/60, 1/v लेसर ले लेते हैं 120, 3 माइनस 2, 1/120। तो v का मान कितना आ जाएगा? v का मान लगभग अपने पास आ जाएगा 120 जो है सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 120 सेंटीमीटर जो है अपना उत्तर आ जाएगा। अब है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बिंब जो है 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? इस बार इसने क्या पूछ लिया? इस बार उसने पूछा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहले अपन निकालेंगे 1/v का मान निकालेंगे, उसी सूत्र से अपन मान निकालेंगे, और लास्ट में अपन क्या करेंगे? आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है m = v/u। पहले क्या याद करेंगे? पहले जो है बिंब, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, v का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान ज्ञात करने के बाद में सूत्र लगाएंगे m = v/u, और जो मान आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो यह प्रश्न आप खुद से करने का ट्राई करें। अगला है कि लेंस की फोकस दूरी 1/25 सेंटीमीटर है, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस किस प्रकार का होगा? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी दी गई है अपने को 25 सेंटीमीटर दी गई है, और क्या दिया गया है साथ में? साथ में ही अपने को दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो लेंस किस प्रकार से होगा? तो 25 सेंटीमीटर। अपन क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की अगर बात करें तो मेन इसका कार्य होता है, उत्तल लेंस का क्या होता है कि प्रकाश को एक जगह ये लाकर फोकस कर देता है। अब फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। यहाँ दिया गया है कि
फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यह धनात्मक है। अब यह वास्तविक प्रतिबिंब और बन रहा है। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है उसकी वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अगर ज्यादा हो, तो वस्तु की दूरी अगर फोकस दूरी से ज्यादा हो तो उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। तो दोनों ही कंडीशन, एक तो धनात्मक और एक वास्तविक वाली बैटरी है, किसके लिए बैटरी है? उत्तल लेंस के लिए बैटरी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस क्या होगा? तो सीधा अपने लेंस की क्षमता का सूत्र लगाना है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर, ये आ गया F, तो F बराबर आ जाएगा 1/2 या 0.5 या 0.5 मीटर में होती है। उत्तर अपने को उत्तर अपने को सेंटीमीटर में निकालना है, तो मीटर को सेंटीमीटर से निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से बिंब का आवर्धन -3 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दिखाया गया है कि बिंब का क्या है? बिंब का आवर्धन जो है, आवर्धन m बराबर v/u का मान जो है -3 है, यानी कि ऋणात्मक है। तो जब भी ऋणात्मक मिल जाए, प्रतिबिंब जब भी ऋणात्मक मिल जाए, आवर्धन जब भी ऋणात्मक मिल जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वह कैसा है? प्रतिबिंब ऋणात्मक का मतलब होगा प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। तो अब 2 को ऑप्शन तो कट ही गए, ये 2 ऑप्शन कट गए, अपने पास बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात आई, और उत्तल लेंस में अपन ने क्या देखा था? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है यह क्या बनता है? वास्तविक होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। 2 लेंसों की क्षमता 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है। संयोजन की परिणामी क्षमता, तो संयोजन कर देंगे, 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 डायोप्टर उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 2 डायोप्टर जो है यह उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में निकट बिंदु क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष आपको बताया गया था कब होता है, तो साधारण जो होता है, सामान्यतः निकट बिंदु होता है वह क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? यह 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। अगला देखते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो प्रेस बायोपिया में किस लेंस का उपयोग करेंगे? प्रेस बायोपिया किस लेंस का उपयोग करते हैं अपन? वैसे बाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा। प्रेस बायोपिया में बाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया जो होता है उसमें बाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने जो जितने भी प्रश्न थे वह आज यहीं समाप्त होते हैं। अगर अपने बात करें किसकी, बाई फोकल लेंस में अपन ने देखा था, वैसे तो बाई फोकल लेंस होना चाहिए प्रेस बायोपिया के लिए, लेकिन आपको अगर प्रेस इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं मिले तो आप उत्तल लेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये एक तरह से पास की वस्तुएं अपने को दिखाई नहीं देती है इसमें। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको जो भी पढ़ाया गया प्रकाश के बारे में, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई सवाल बनेगा इसमें से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।